दोस्तों, आज 8 अक्टूबर है और कल दिनांक 7 अक्टूबर 2024 से इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो गई है और पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला बात है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस और छठवां इकोनॉमिक्स। तो जो शुरू के 5 थे वो 1901 से शुरू किए गए हैं, 1901 से दिए जा रहे हैं। वे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, पीस और लिटरेचर। और जो छठा और लास्ट है इकोनॉमिक्स, वो 1968 से शुरू किया गया है, 1968 से। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो भी नोबेल पुरस्कार से ही जुड़ा हुआ है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। तो ये है पहला पॉइंट, आज हम डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024। तो इस बारे में बात करते हैं कि वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोज, नाम याद रखना जरूरी है, तथा गैरी रूवकुन को दिया जाएगा। इसकी घोषणा स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का राजधानी है, स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने किया। तो याद रखना किसको दिया जाएगा, तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन को, जो अमेरिका के जीन वैज्ञानिक हैं। और इसकी घोषणा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा की गई। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन की दिए जाने की घोषणा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो हुआ कि दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा एम्ब्रोज और रूवकुन को, तो एम्ब्रोज और रूवकुन को यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज तथा ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में उनकी भूमिका, मतलब माइक्रो आरएनए की भूमिका के लिए दिया जाएगा। तो ये 12 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कि क्यों दिया जा रहा है। तो माइक्रो आरएनए की खोज तथा ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में उनकी भूमिका के लिए दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार, जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 2024 का। अब आइए एम्ब्रोज और रूवकुन द्वारा किए गए कार्यों को संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं। तो दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए की खोज 1993 में की थी और अपने शोध के द्वारा यह समझाने में मदद की कि जीन मनुष्य के अंदर कैसे बनता है और ये ऊतकों को कैसे जन्म देते हैं। मतलब इन लोगों ने अपने शोध के द्वारा यह समझाने में मदद की कि जीन मनुष्य के अंदर कैसे बनता है और ये ऊतकों को कैसे जन्म देते हैं। तो आगे आते हैं, इंसान का जीन डीएनए और आरएनए का बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा है। इंसानों में माइक्रो आरएनए के बिना कोशिका और ऊतक विकसित नहीं हो सकते। इनमें असाधारण बदलाव से कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार 7 अक्टूबर को हुए द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो इस प्रश्न से पता चलता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत यात्रा पर है और उन्होंने 7 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की और इस दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये 5 समझौते हैं, मुद्राओं के आदान प्रदान को लेकर सहमति, राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय और मालदीव के पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई और मालदीव की एंटी करप्शन कमीशन मिलकर काम करेंगे। ये भी तीसरा समझौता है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई, भारत का सीबीआई और मालदीव की एंटी करप्शन कमीशन मिलकर काम करेंगे। चौथा समझौता है
प्रशिक्षण को लेकर नेशनल जुडिशियल कमीशन और मालदीव की जुडिशियल कमीशन के बीच हुए समझौते का नवीनीकरण, और पांचवा है खेलों में सहयोग को लेकर सहमति। तो ये 5 समझौतों पर एक नजर डाल लेना आवश्यक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब भारत मालदीव संबंध में जो चीज ज्यादा याद रखने वाला है वो है भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार भुगतान करने पर सहमति जताई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों ने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया और इस कड़ी में मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। तो अक्टूबर 2024 में मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2024 में भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार भुगतान करने पर सहमति जताई और भारत मालदीव के अड्डू में और मालदीव भारत के बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 5 समझौते हुए हैं उस पर एक नजर डाल लेना आवश्यक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत की किस ओलंपिक जिम्नास्ट ने 7 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा की? इसका उत्तर है दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। तो इस बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक में भाग लिया वो थी दीपा कर्माकर ने सोमवार 7 अक्टूबर को संन्यास की घोषणा की। त्रिपुरा की, वो कहां की रहने वाली थी? त्रिपुरा के अगरतला की रहने वाली त्रिपुरा की 31 वर्षीय जिम्नास्ट 2016 के रियो ओलंपिक खेलों के वाल्ट स्पर्धा में मात्र 0.15 अंक से ओलंपिक पदक से चूक गई थी और चौथे स्थान पर रही थी। 2016 के रियो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2016 के एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अब कुछ बातें दीपा कर्माकर के प्रोडोनोवा वाल्ट के बारे में कर लेते हैं। तो दीपा जिम्नास्ट में प्रोडोनोवा वाल्ट करती थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि दीपा जिम्नास्ट में कौन सा वाल्ट करती थी? तो प्रोडोनोवा वाल्ट करती थी। जिम्नास्ट के इतिहास में दीपा 5 महिलाओं में से एक है जिन्होंने प्रोडोनोवा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रोडोनोवा में जमीन पर उतरने से पहले 2 बार समरसॉल्ट करना पड़ता है और इसे वाल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें चोट लगने का जोखिम काफी होता है। तो प्रोडोनोवा वाल्ट दीपा कर्माकर से संबंधित है। इसे वाल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि चोट लगने का खतरा काफी होता है। आज का चौथा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस दिग्गज क्रिकेटर को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या बनाया है? इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगले 3 साल के लिए सचिन तेंदुलकर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 3 साल की सौदे की घोषणा बैंक ने अपने पहले अभियान प्ले द मास्टर स्ट्रोक के लॉन्च के पहले की है। सचिन बैंक के सभी ब्रांडिंग कैंपेन का मुख्य चेहरा होंगे। तो एक बात और है कि सचिन तेंदुलकर जो है उनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके बैंक ऑफ बड़ौदा की? तो 3 है। अभी जो खिलाड़ियों की बात करें तो 3 खिलाड़ी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर है।
आज का 5वां क्वेश्चन है, भारत अगले साल 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच किस देश के खिलाफ डेविस कप विश्व ग्रुप एक प्ले ऑफ यहाँ कीवर्ड है। तो किस देश के खिलाफ डेविस कप के विश्व ग्रुप एक प्ले ऑफ के मुकाबले में खेलेगा? किस देश के खिलाफ? तो टोगो के खिलाफ खेलेगा। भारत को यह मुकाबला क्यों खेलना पड़ रहा है? क्योंकि भारत इस साल सितंबर में स्टॉकहोम में डेविस कप विश्व ग्रुप, इसमें प्ले ऑफ नहीं है, यहाँ प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा, इसमें प्ले ऑफ नहीं है। तो भारत इस साल सितंबर में स्टॉकहोम में डेविस कप विश्व ग्रुप एक में स्वीडन से 0-4 से हार गया था। और आज का 6वां क्वेश्चन भी साथ में ही है, उत्तरी दारफुर में सेना और उसके प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई। तो एक जानकारी मिलती है कि उत्तरी दारफुर में सेना और उसके प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई। ये भी एक क्वेश्चन है कि कहां पर मौत हुई सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष में? तो उत्तरी दारफुर में जो कि बच्चों की मौत हुई है, ये इसलिए ये कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाता है, तो दारफुर में हुई है। दारफुर किस देश में? दारफुर मुख्यतः निगेटिव खबरों के कारण ही जाना जाता है, या मुख्यतः इसके बारे में निगेटिव खबर इसमें आता है। दारफुर किस देश में है? तो दारफुर क्षेत्र जो है वो सूडान में है। तो ये थे दोस्तों आज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया।